पड़ चुका। अब द्वितीय यानी कि दूसरे चरण और अंतिम दौर के आज के मतदान लगातार सुबह से जारी है। भारत समाचार सुबह से ही बड़ी टीम बड़े पैनल के साथ अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहा है। और इस बीच जिन जिन जिलों में आज मतदान है, जिन 38 जिलों में, वहां पर सीटों का क्या कुछ हाल है, किस तरीके से प्रत्याशियों के बीच सुगबुगाहट है, और सबसे बड़ी बात कि आज है मतदाता का दिन। मतदाता क्या सोचकर पोलिंग बूथ पर किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहा है, क्या है आपके शहर की समस्या, क्या है आपके मोहल्ले की समस्या, आज हर उस समस्या को लेकर के आज मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएगा। तो निकाय की जंग में फिलहाल पोलिंग बूथ पर क्या कुछ इंतजाम है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, तो खबरें लगातार सुबह से आ रही हैं, चाहे वो कहीं से ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के आए हो, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोकझोंक की खबर भी आई हुई है, और कहीं पर रोका भी गया है वोट डालने को लेकर के, तो कहीं पर्ची होने के बावजूद भी उनको वहां पर उनका नाम नहीं है। ऐसी भी कई समस्याएं सामने आई, लेकिन हर वो खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव की जंग को लेकर के फिलहाल जिन जिन जिलों में मतदान है, वहां पर कुछ सीटों पर लगातार जो है वो दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। बात करें अयोध्या सीट को लेकर, पूरे देश की नजरें हैं। हालांकि इस बीच इससे पहले जब अयोध्या सांसद लल्लू सिंह भी वोट डालने के लिए गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आपका शहर में जिस तरीके से विधायक सांसद अगर बीजेपी का है, तो अगर मेयर भी होगा तो और भी ज्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा। तो ग्राउंड जीरो से मतदान की ऑल ओवर रिपोर्ट भारत समाचार पर बड़े पैनल के साथ देखिए, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, यहां पर निकाय चुनाव की जंग में किन किन जिलों में मतदान है, यह भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और साथ ही मतदान के प्रतिशत को लेकर भी। और तमाम 38 जिलों से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, जो कि बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, और साथ ही साथ स्टूडियो से भी हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का। हमारे साथ रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजा रिजवी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। नवल जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी राजनीतिक गतिविधियों को बात करूं और मुद्दों को लेकर के बात करूं, पत्रकार हमारे साथ फील्ड में हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आज हम स्टूडियो में भी लेकर के बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के, चाहे वो प्रतिशत को लेकर के हो, चाहे वो मुद्दों को लेकर के हो। रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुबह से जिस तरीके से आप देख रहे हैं मतदान के प्रतिशत को लेकर के जो चीजें आ रही हैं, फिलहाल 9 बजे तक का मतदान का प्रतिशत हम अपने टेलीविजन के जरिए दिखा भी रहे हैं। अभी इस पर सबसे पहले आपकी जरा एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, प्रतिशत जो कम आ रहा है, इससे पहले भी प्रतिशत कम हुआ था, पहले फेज में और सेकेंड फेज में। क्या इन निर्वाचन अधिकारियों ने कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया? क्या करना चाहिए था? अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है कि जो 15 ये परिचय पत्र देते हैं कि साहब 15 परिचय पत्र है। मैं अपने ही पर मिसाल देता हूँ। मान लीजिए हम और दोनों धर्मपत्नी चुनाव पे गए मतदान स्थल पर, और मेरा नाम रजा हुसैन रिजवी है, बाप का नाम गजरफर हुसैन रिजवी है, और मेरी वाइफ का जो आधार कार्ड तिलक रजा रिजवी और पत्नी रजा हुसैन रिजवी लिखा है। तो अगर उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो अगर उनके पास जो है आधार कार्ड है और आधार कार्ड में पति का नाम मेरा लिखा हुआ है, मैं वोट दे रहा हूं, और मालूम है पत्नी का वोट नहीं है, और हुआ भी अब की यही है कि हमारा नाम था, मेरी पत्नी का नहीं था जी। तो इससे दिक्कत थी। लेकिन अब चाहिए कि अगर आधार कार्ड में नाम है पत्नी का तो वोट दिलवाना चाहिए। ये जरूरत है कि जो अगर वहां तक पहुंचे, कितनी मतलब हतोत्साहित आदमी होता है, कितना आदमी डिमोलाइज होता है उस टाइम, उस मतदाता स्थल पर जा करके जब मालूम होता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जबकि वो वहां रह रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 3 तरीके के वोटर लिस्ट जो है वो खत्म करना चाहिए, लोकसभा का, विधानसभा का और स्थानीय निकाय का। एक सूची होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे स्थानीय निकाय की हो। तो बिल्कुल एक सूची होनी चाहिए। नवल कांत जी, मैं जरा मतदान के प्रतिशत को लेकर के बात करूं। अगर इससे पहले अगर मतदान के अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो ओवरऑल करीब 39 के आसपास था, और आज इस बार जो कमियां थी उनको लगता है कि कुछ दुरुस्त किया गया। अगले फेजों के लिए प्रशासनिक जो मशीनरी थी वो थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त नजर आई। नहीं, देखिए, जो जिस तरह से फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ, जाहिर सी बात है उसी तरह से मतदाता सूची होगी, उसी तरह का चुनाव होगा। उसमें फेरबदल मुझको लगता कुछ विशेष हो पाया होगा या संभव होगा। लेकिन हाँ, जो पिछला चरण गुजरा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, रजा रिजवी साहब भी बता रहे थे, और मेरे पास 20 फोन आए कि वो जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
पहले ये माना जाता था कि जो सरकारें होती थी और जो जहाँ पे विपक्ष वोटर होते थे वहाँ नाम कट जाते थे, लेकिन इस बार तो बड़ा अचंभित करने हो रहा कि मुझको ऐसे लोग ज़्यादा नजर आए जो कि मुझको लगता था कि वो शहरी मतदाता है लखनऊ के और बीजेपी के परंपरागत वोटर होंगे और उनके वोट नहीं थे। तो जाहिर सी बात है एक संकट का विषय है। दूसरी बात ये बात सही है कि एक हम लोग इतनी प्रगति कर गए हैं, उसके बावजूद अलग अलग वोटर लिस्ट होती है, अलग अलग तरीके से नाम होते हैं, लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग और स्थानीय निकाय का अलग। तो एक ही सूची होनी चाहिए और एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि जिसको वोट नहीं है तो उसको वोट डालने का अधिकार हो। हालांकि आप दावा कर सकते हैं अपने वोट के लिए, उसके तरीके हैं, लेकिन आम आदमी इसके लिए बहुत अवेयर नहीं है। तो मुझको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात, जो पोलिंग प्रतिशत गिर रहा है वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक इस लिहाज से भी है क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, वार्डों का चुनाव होता है, सभासद चुने जाते हैं। तो यहाँ पे तो स्थानीय लेवल पे प्रत्याशी को लोग पहचानते हैं और प्रत्याशियों की भी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन अगर वो वोट नहीं पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि वो वोट डालने क्यों नहीं निकल रही। जी बिल्कुल रिजवी साहब, जब अभी आपने एक बात कही कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय को लेकर के एक सूची होनी चाहिए, सवाल ये कि अब कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक देश एक सिस्टम की बात करते हैं, तो अब इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल सही। वन प्रोडक्ट वन जो है वो चल रहा है, ये एक उत्पाद एक जिला कर चल रहा है, वन नेशन वन टैक्स चल रहा है। तो ये भी होना चाहिए कि साहब जो 3 तरीके की सूची है वो एक सूची होनी चाहिए। उससे जो है वोट कास्ट करने में, आप देखिए अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है कल स्वार का और जो है वहाँ 96 का, उसका भी परसेंट देखिए 44%, मतलब 50% से अबव भी नहीं गया। जबकि आप देखिए एमएलए का चुनाव कर्नाटक में वो 72% गया वहाँ। तो ये क्या है भाई, एक राज कर्नाटक है, एक राज उत्तर प्रदेश है, तो ये वहाँ अगर 72% जा सकता है तो यहाँ बाई इलेक्शन में क्या 44% हो जाएगा जी। तो ये जरा से अवेयरनेस करने की जरूरत है। लेकिन आज का जो चुनाव स्थानीय निकाय का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज शाम तक जब चुनाव हो जाएगा 6 बजे तक, तो 17 नगर निगम के जो है पार्षद उसमें ईवीएम में कैद हो जाएंगे कि साहब किसको जो है महापौर बनना है, और 199 नगर पंचायत के जो है अध्यक्ष तय हो जाएंगे, 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष तय हो जाएंगे, नगर निगम के जो सदस्य करीब 1420 हैं वो तय हो जाएंगे, नगर पालिका परिषद के 7,177 वो हो जाएंगे। कहा जा सकता लेकिन है, इसमें एक बड़ी बात सुन लीजिए, बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। बड़ी बात यह है कि 4.32 करोड़ के मतदाता का रुझान ये पता चल जाएगा कि 2024 में वो किस तरफ जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कहा जाए कि नवल जी कि एक नई सरकार को बनाने को लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार बस अब 13 तारीख को हो जाएगा, पता लग जाएगा, तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी 13 तारीख तक, पूरी की पूरी दोपहर तक। जी हाँ, निश्चित रूप से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आपने सरकार का जिक्र कर दिया है, तो इस चुनाव में तो अगर किसी की लड़ाई किसी से है तो बीजेपी की लड़ाई खुद से ही है, क्योंकि जो पिछले चुनाव 2 सीटें थी मेरठ और अलीगढ़ की, जहां पे बीएसपी जीती थी, बाकी सब सीटों पे बीजेपी आई थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अगर एक भी सीट हार जाती है तो विपक्ष बताएगा कि देखिए बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है। तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खुद है। शाहजहांपुर एक नई सीट इंक्लूड हुई है, शाहजहांपुर का कैसा रिजल्ट होता है। अयोध्या का भी इंटरेस्टिंग चुनाव है कि जो पिछले प्रत्याशी थे ऋषिकेश उपाध्याय, उनका टिकट काट दिया गया और गिरीशपति त्रिपाठी को वहां से उतारा गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अयोध्या एक ऐसी सिंबॉलिक सीट है जो पूरे देश में, वो चुनाव भले ही नगर निकाय का हो लेकिन पूरे देश में महत्व रखती है। और ऐसे में अगर बीजेपी वहां पे फंसती है या उसके सामने समस्या होती है या वोटिंग की हार जीत का मार्जिन कम होता है तो बड़ी चुनौती होगी, केवल इस सीट पे नहीं हर सीट पे। और आप देखिए ना, कुछ सीटों पे स्ट्रेटेजिकली अखिलेश यादव ने कोशिश की कि वहां पे जाके खड़े हो। कुछ खास सीटों पे उन्होंने बहुत ज्यादा इलेक्शन में प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ खास सीटों को तवज्जो दी है। और अगर वहां पे वो बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने में भी कामयाब होते हैं तो वो फायदेमंद होगा। कुछ सीटों का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जैसे कि जो नोएडा है, मान लीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो चाहे ईसाई हो,
चाहे कोई भी मजहब के व्यक्ति, मतांतर के व्यक्ति मानने वाले हो, सबको न्याय मिलता है। इसके नाते ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है। सपा आरोप लगा रही है कि बीजेपी हार रही है, इसी वजह से निकाय चुनाव में एडी चोटी का। अरे समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सपा मतलब सफा, समाजवादी मतलब परिवारवादी, समाजवादी मतलब आतंकवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब आप देखिए जब आतंकवादी की इनकाउंटर होता तो मातम मनाते हैं। वो पार्टी क्या बात करेगी? जिस पार्टी में रामचरित मानस जलाने का बात होता हो, जिस पार्टी में रामचरित मानस फाड़ा जाता हो, जिस पार्टी में संविधान को नहीं मानने की बात होती हो, एक तरफ यह कहा जाता है कि हम सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का सम्मान करते, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरित मानस पर बैन करेंगे। तो उनके पास कोई विजन नहीं है। आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में तमाम विषय है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, इस पर विषय नहीं क्या? तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण को गाली देना कि मैं शूद्र हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं। इसके नाते उनके पास कोई विजन है ही नहीं। अंतिम सवाल मेरा कि बीजेपी ने सवाल उठाया था कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोट हो रहे हैं। नहीं, ये 100% सही है और होता भी है और लगातार ऐसा होता है। क्या मतदाताओं को अपील करेंगे, किस तरीके से? नहीं, मतदाताओं को अपील करेंगे कि आप घर से निकलें, वोट जरूर डालें। ये नहीं कहते राजू दास को दीजिए, आप निकलिए, बूथ पर आइए और आप वोट डालिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी थे। ये साफ तौर पर कहना है कि मतदान करना चाहिए मतदाताओं को, लेकिन विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्म की नगरी अयोध्या में जय हनुमान और बीजेपी की जीत होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, अयोध्या। दूसरे चरण का मतदान बराबर जारी है और हमारे साथ में सपा की जो प्रत्याशी हैं वंदना वाजपेयी जी हमारे साथ में। वंदना जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डाला है आपने? हमारे शहर की बहुत सारी समस्याएं, साफ सफाई, पेयजल की समस्या, प्रदूषण, जाम, आवारा पशु, ये सारी समस्याएं, इसके बेस पे वोट डाला। आप बराबर लोगों के बीच रही, लोगों की क्या समस्याएं निकल के आई? देखिए, लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो वही पेयजल की समस्या दिख रही है मुझे। आवारा जानवर जो घूम रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं लोगों की। किस तरह से फाइट मानती हैं कि क्या लगता है आपको लोगों के बीच गई? से नहीं है, लोग ईमानदारी को चुन रहे हैं, ईमानदारी के बल पे हम लोग जनता के बीच में गए हैं, तो ईमानदारी की जीत होगी। परिवर्तन चाहते हैं लोग। हमारे साथ में यहाँ पर विधायक अमिताभ वाजपेयी भी है, इनसे भी बात करेंगे। विधायक जी, आप वोट डाल दिया है? जी, वोट। इन मुद्दों को लेकर डाला? कानपुर में भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए, परिवर्तन के लिए, बेहतरी और विकास के लिए हम वोट। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई जो है कांग्रेस से है। अब पता नहीं उनकी आंखों में चश्मा कौन सा है। मुझे लगता है कि अच्छे डॉक्टर दिखा के उन्हें अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए, या तो उनको मानसिक दिवालियापन हो गया होगा। मुझे लगता है 13 तारीख की शाम को अच्छे डॉक्टर जाके वो लोग दिखाएंगे। मानसिक रोग विशेषज्ञ अच्छे कानपुर में है, नहीं तो हम लोग जुगाड़ करके बाहर से दिला देंगे। कैमरामैन पृथ्वी गुप्ता के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। तो कानपुर की जनता और कानपुर के प्रत्याशियों के बीच क्या कुछ चल रहा है देख रहे थे। अभी आपने सुना कि प्रत्याशी को लेकर के और उनके समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं। रिजवी साहब, अगर खाली कानपुर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के सामने यहां पर खुद बीजेपी बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि प्रमिला पांडे को एक बार फिर उनको मौका दिया है पार्टी ने। तमाम प्रत्याशियों के बीच नाम बहुत सारे थे, लेकिन प्रमिला पांडे पर दोबारा विश्वास जताया पार्टी ने। देखिए, प्रमिला पांडे को इसलिए विश्वास जताया कि प्रमिला पांडे 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट से जीती थी चुनाव। 1,05,024 वोट से जीती थी, तो ज़्यादा वोट से जीती थी, जाहिर सी बात है। और आप एक देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि जो कांग्रेस की बात अभी कर रहे थे, तो कांग्रेस की डॉली शर्मा को हराया था उन्होंने। उस बार कांग्रेस से डॉली शर्मा लड़ी थी, तो उनको हराया था। अब आप देखिए कि बड़ी जो 7 जो महापौर के चुनाव हो रहे हैं, एक शाहजहांपुर छोड़ दिए और नई है, तो जो 6 है, 6 में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने खाली 2 ही लोगों को दोबारा वापस लिया है, उनको टिकट दिया है, और 4 उनके नए लड़ रहे हैं। अगर इन होल पूरा देखिए, 16 जो पुरानी मेयर हैं और एक नया, तो उसमें आप देखिए 16 में 3 को जो है उन्होंने दोबारा टिकट दिया है, 13 को टिकट दिया ही नहीं, नए कैंडिडेट लेकर के आए हैं महापौर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और खाली जो इसमें जो 6 चुनाव है, इसमें एक तो कानपुर से लड़ रही है प्रमिला जी, और दूसरे बरेली से जो है वो वही प्रत्याशी हैं उमेश। तो अच्छा, कानपुर की आपने बात है, कानपुर की गणित जरा से ऐसा है कि पचौरी साहब भी वहाँ, सदैव पचौरी भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी अपने परिवार से टिकट चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन आप देखिए कि टिकट किस तरीके से और पार्टियों ने दिया है। और पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो मुस्लिम कार्ड खेला है
वो मुस्लिम कार्ड में आप समझिए उन्होंने बिल्कुल, आप तो पूरा आंकड़ा 11 लेकर के आए हैं पूरा रिजवी से। 11 जो है वो मुसलमान उतार दिए, समझिए आप 17 में 11। जी। और जो आज चुनाव हो रहा है, आज चुनाव में 5 जो है वो जो है मुसलमान लड़ रहे हैं यहाँ से जी। जो है पार्षद। और बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पर लगातार और सपा खाली एक अलीगढ़ से उतारी है जमीरुल्लाह को, समझिए जो भूतपूर्व विधायक भी है। जी, तो हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार बने हुए, नवल जी भी बने हुए, रजा रिजवी साहब भी बने हुए, उनसे हम राजनीतिक समीकरण 2024 के परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात करेंगे। लेकिन लगातार दूसरे चरण का मतदान जारी है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त कासगंज संवाददाता अक्षय पॉलीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, धीरे धीरे समय गहराता जा रहा है, मतदान का प्रतिशत किस गति से आगे बढ़ रहा है, जरा जानना चाहेंगे सबसे पहले। मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक कासगंज जनपद में कुल 11.44% मतदान हुआ है। कासगंज जनपद उप मतदान को लेकर 14 जोन सेक्टर में बांटा गया है। 294 बूथों पर मतदान चल रहा है। 10 निकायों का कासगंज जनपद में मतदान हो रहा है। 3 नगर पालिका और 7 नगर निकाय, इस पर 601 सभासद पद के प्रत्याशी है, तो वही 103 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये शिवपुरा का एक वो है बूथ, जिस पर आप सुबह से ही जो मतदाता है उनकी लाइन लगी हुई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पंचायत क्षेत्रों में ये मतदान का कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार भारी भीड़ लग रही है। यहाँ पे मतदान करने के लिए जो लोगों में उत्साह है, भारी उत्साह है मतदान करने के लिए लोग, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ये उनकी सरकार होती है, इसको लेकर ये उत्साह अपने मन में उत्साह लेके ये मतदान करते हैं। जी, फिलहाल जिस तरीके से अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात करें तो किस तरीके से ताल ठोककर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और अपनी दमदार तरीके से बात रख रहे हैं अक्षय। जी बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी पूरी तरीके से दम भर रहे हैं और सीधे सीधे निर्दलीय प्रत्याशी की भाजपा से पूरी लड़ाई होती सामने दिख रही है। फिलहाल हमें हालांकि कुछ कहानी जा सकता है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं बारिश पट्टों में साबित दिख रहे हैं। भाई कुछ जगह ऐसी है जहाँ भाजपा की कुछ बागी बनी है, वहाँ दिक्कतें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भाजपा को, क्योंकि जो लंबे समय से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे समय पर भाजपा ने अपने जो इच्छा खोली लोगों का नाम नहीं था, जिसके बाद वो बागी हुए और निर्दलीय वो खुद अपने दम पर मैदान में उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा दम लगे हुआ है, पूरा दम भरे हुए हैं अपने चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल अक्षय, मैं आपके पास आऊंगा और मैं इस तरह वरिष्ठ पत्रकार नवल जी आपके पास आऊंगा। नवल जी, जैसे ये कोई कासगंज की नहीं, तमाम ऐसी जगहों पर तस्वीरें आई जिन्होंने टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, हो गए बागी और निर्दलीय कर दिया ऐलान। तो निर्दलीय भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, खेलेंगे नहीं तो खेल जरूर बिगाड़ेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। और निकाय चुनाव में हमेशा से ऐसा होता आया है कि निर्दलीयों की संख्या काफ़ी हो जाती है। खासतौर से मेयर प्रत्याशी तो बहुत कम होते हैं क्योंकि बड़ा चुनाव होता है, लेकिन जो सभासद के चुनाव होते हैं उसमें इनकी बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो सभासद होते हैं, पूर्व सभासद लड़ना चाहते हैं, उनका टिकट कट जाता है और उसके बाद टिकट जब नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ भी जाते हैं और जीतते भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। तो ये खेल बनाने बिगाड़ने में काफ़ी महत्व रखते हैं। और आपको एक एग्जाम्पल दूंगा शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर की जो प्रत्याशी अर्चना जो घोषित हुई थी, वो तो बाकायदा छोड़ के चले गई बीजेपी में और बीजेपी का टिकट पा गई। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो जिस प्रत्याशी को उतारे वो जीतने वाला हो। इसी वजह से उन्होंने सपा के प्रत्याशी को बीजेपी से उतारा। जी, अर्चना वर्मा की नवल जी आपने बात की, मैं इसी पर एक बहुत अहम सवाल, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्चना वर्मा को समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दे दिया था और लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से उन्होंने देखा कि हाँ भाई, क्या जो उनकी अपने समीकरण हो, संभावनाओं को लेकर के आगे का उन्होंने सोचा और ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है, उन कार्यकर्ताओं का क्या हुआ, उन पदाधिकारियों का जो लगातार बीजेपी में काम कर रहे थे, उनको भी उम्मीद थी कि हाँ उन्हें भी एक टिकट मिल सकता है, कि कुछ उनके काम का इनाम मिलेगा, वो दरकिनार कर दिया और अर्चना वर्मा को टिकट दे दिया। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी में ऐसा हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक और काम किया है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, जैसे कि लखनऊ की जो जिनको मेयर का प्रत्याशी घोषित किया कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रहती है वो क्लियर कट कि टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सके। देखिए, चुनाव में हार जीत ही से तय होता है
कि कौन कहाँ बैठेगा, केवल सिद्धांत नहीं चलते हैं। तो बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है और समझती है हार जीत का महत्व, तो किसी भी स्थिति में हारना तो पसंद बीजेपी को है ही नहीं, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये टिकट घोषित किए गए। असल में बीजेपी ये चाहती है कि क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होगा, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की होती हैं, तो कहीं से भी बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई मैसेज उल्टा जाए उसके खिलाफ। और क्योंकि 80 का 80 जीतने का लक्ष्य भी रखा है। अपने दर्शकों को बता दें 95 नगर पालिका सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और निकाय की जंग में देखिए दूसरे चरण के जो जिले हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो अमेठी, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर हो या फिर आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र सहित। और दूसरी तरफ जो वोट प्रतिशत है 9 बजे तक का, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, अभी जब वहां पर किस तरीके से बढ़ रही है, महिलाएं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किस तरीके से क्या क्रम नजर आ रहा है वहां पर? कौन सी संख्या में लोग ज्यादा दिख रहे हैं, किस वर्ग के? खासा होता है जो युवा वर्ग है, तो पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं कि पहली बार मतदान कर रहे हैं। उसी को लेकर एक बार को हम बुजुर्ग वोटर की बात करें तो बुजुर्ग कभी नहीं दिखा, लेकिन युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग तो वैसे ही अपना वोट, यानी जिस तरीके से एक उत्साह दिख रहा है तो वो उसका साफ मतदान केंद्रों पर भी दिख रहा है, क्योंकि सुबह से ही युवा वर्ग अपने वोट डालने के लिए लग गया है। और इस बार 9 बजे तक की बात करें तो 9 बजे तक 11.44% का वोट ऑफ परसेंट है। अपने प्रमुख मांगों को लेकर जुड़े हुए मामले रहते हैं, छोटी सरकार, यानी जिस तरीके कहा जाता है दलीय की सरकार, उनके मुद्दों को लेकर वो लोग वोट करने को आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, आप नजर रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास फिर आऊंगा। तब तक फिलहाल शुक्रिया और आप थोड़ा सा और अपडेट दीजिए। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़ते जा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देते आ रहे हैं, क्या है वोटिंग का प्रतिशत और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग स्थल पर, और मतदाता क्या सोच करके जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहा है। रजा रिजवी साहब, जब हम बात करते हैं एक शहर की अपने स्मार्ट सिटी को लेकर के, और आज जब हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की बात करते हैं तो आज कम से कम जिन जिन शहरों में वहां के मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, अब आज उनका दिन है। देखिए, मतदाता जो है या स्थानीय निकाय के चुनाव में ये सोच के जाता है कि साहब जो है वो हमारे यहाँ जो है नाली सफाई व्यवस्था, जो स्कूल, सड़क निर्माण, खड़ंजा और मच्छर मारने की दवा डाली जाएगी नहीं डाली जाएगी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, पार्कों का रखरखाव, और जो स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई तो स्मार्ट सिटी कितना और आगे मजबूती से चलता है। तो ये सोच करके जाते हैं जो बिजली के तारों के जंजाल लगे हुए हैं, सीवर, स्ट्रीट लाइट, ये सब उसके दिमाग में मुद्दा रहता है कि हम अगर अपने पार्षद को जिता रहे हैं, अगर हम अपने सदस्य को जिता रहे हैं तो उससे ये काम कहेंगे तो हमारे मोहल्ले काम हो जाएगा, पार्कों का रखरखाव हो जाएगा। अब आप देखिए कि ज़्यादातर पार्कों के रखरखाव ठीक नहीं है। जो हम तो भी महाराष्ट्र में गए थे, अपनी बेटी और दामाद के यहाँ थे, तो वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। हर पार्क के अंदर आप समझिए जिम का पूरा वो है कि आप जाइए कसरत कीजिए अपना और अपना जो है स्वास्थ्य बनाइए। तो यहाँ हर पार्कों में अभी जिम का उस तरीके से नहीं है, जबकि राजनाथ जी आए थे एक आध पार्कों में जो है वो रक्षा मंत्री कर गए हैं जिम का। तो पूरे प्रदेश में हर पार्कों में जब टहलने के लिए आपने रखा है, हर पार्क क्यों आपने बनाया है भाई? अगर गोमती नगर में, इंदिरा नगर में जहाँ मकान बने हैं, जहाँ दुकान बने हैं, जहाँ रहने की व्यवस्था है, वहाँ एक पार्क भी आपने बनाया है जी। तो पार्क का सेंस क्या होता है? पार्क का यही सेंस होता है कि सब लोग टहलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, सेहत बनाएंगे। तो सेहत के साथ साथ एक्सरसाइज भी होनी चाहिए ना। तो ये ज़रूरी है, इसका बजट आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि स्थानीय निकाय के जो भी नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं और नगर निगम हैं, यहाँ अच्छा बजट दे करके ये बिल्कुल एक कंपलसरी कर दें, जैसे पेड़ लगाना वहाँ कंपलसरी। बहुत पार्कों में आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो लोग नहीं है, ना सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना। हमने देखा कि बम्बई का जो पार्क है वहाँ टाइमिंग है खुलने का, सुबह 5 बजे से खुलता है, दिन में 12 बजे तक, फिर 4 बजे से खुलता है, रात के 10 बजे तक। मैं खुद अपने जो है नाती और पोते हमारे पहुँच गए थे मुंबई में, लेके एक पार्क में गया 3 बजे कि बच्चों ने कहा झूला देखेंगे सीवुड एरिया में। तो आप समझिए वहाँ गया तो फाटक बंद था, लेकिन एक लोहा टूटा हुआ था, वहाँ हम लोग खड़े हो गए और खड़े होकर हम लोग कहे भाई इधर से बच्चे हमारे आए, इधर पार्क में जाना है। उस सिक्योरिटी वाले ने जाने नहीं दिया, मराठी था। हमने कहा भैया चले जाने दो, बच्चे ही जाएंगे। मैं हाथ जोड़ा, कहा नहीं 4 बजे आइए, 4 बजे आइए। मी मराठी बोल शकतो?
हाँ तो मराठी में उन्होंने कहा नहीं आना नहीं, तो हमने कहा रे बाप उत्तर प्रदेश में तो सिक्योरिटी गार्ड कहते भैया जाने दो, तो जाने दे देता है, लेकिन नहीं जाने दिया। तो वहाँ पार्कों की रखरखाव के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, माली होना चाहिए और सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जरूरी है जी। सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि रिजवी साहब ने कहा, नवल जी, जब हम शहर की व्यवस्था की बात करते हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो स्वच्छ पानी की बात करें, चाहे वो बरसात आने के पहले किस तरीके से छिड़काव की व्यवस्था, एक बजट की अभी बात कही। सवाल ये कि कई जगह पर ऐसा बजट भी कोई मायने नहीं है, लेकिन आप जो सिस्टम ऐसा है कि जैसे अगर आपके यहाँ कोई भी गली के बाहर कुत्ता मर जाता, फोन करें तो कहां करें, कूड़े वाला अगर 2 दिन में एक बार आ रहा है, 3 दिन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। ये सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप हो। बजट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बहुत अहम सवाल, ऐसी समस्या जिससे हर घर को, हर रहवासी को 2-4 होना पड़ता है हर रोज। देखिए, जहाँ तक सिस्टम की बात है तो मोदी जी के डिजिटल इंडिया में सब तरह की फोन लाइन मौजूद है, सब तरह का ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सिस्टम मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि वो डिजिटली तो देश हो गया, लेकिन वहाँ पे नगर निगम में आपकी जो सुनवाई करने वाला वो व्यक्ति एक तो जनता का चुना प्रतिनिधि मेयर होता है, उसके अलावा नगर आयोग के दूसरे अफसर होते हैं। तो वो कितनी आपकी बात को सुनते हुए कितनी तवज्जो देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम शिकायतें जहां आपने शिकायत दर्ज कराने की बात कही, वहां तमाम शिकायतें दर्ज होती हैं, उसमें बहुत सारी शिकायत निस्तारित ही नहीं होती हैं। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसी वजह से सभासदों से, मेयर से लोगों की नाराजगी रहती है, क्योंकि जो छोटी उनकी समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता जी। लेकिन नाराजगी ना रहे, इसके लिए चाहिए आज आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर कीजिए। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अगर आपके एक क्षेत्र में अगर आज वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर करिए, क्योंकि एक वोट करता है कई बुराइयों पर चोट। तो सबसे सटीक निकाय की जंग में जानकारी। रेंज के सभी जनपदों में मतदान सकुशल चल रहा है। सभी जगह पर हमारे अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस अफसर प्रमोशनशील हैं और हम लोग भी लगातार इसको सुनिश्चित करा रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि सभी जगह मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल। जहाँ पे अतिसंवेदनशील स्थान है वहाँ पर हमने अतिरिक्त प्राविधान किए हैं, हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी इसको दिए हैं, हम लोग उसको लगातार। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ हैं, इन्होंने भी मतदान करके बाहर निकले। आइए बात करते हैं। सांसद जी, आज आपने मतदान किया है, क्या हासिल करना चाहेंगे जनता? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में ये चुनाव हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व होते हैं और इस पर्व में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये ताकत मिली है कि हम अपने अपने मत के माध्यम से अपनी सरकार को चुनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे नगर निकाय में निकाय की सरकार हो या पंचायत की सरकार हो। तो कुल मिलाकर सभी में हमको अधिकार मिला है अपने नेता को चुनने का। हमें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मतदान प्रतिशत पिछले में जैसे देखने में पिछले फेज में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, आगे सेकंड फेज में नहीं, कन्नौज में मतदान प्रतिशत बहुत बड़ा रहेगा, आप देखिएगा। अंकित शुक्ला, भारत समाचार, कन्नौज। इटावा डीएम अवनीश कुमार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या स्थितियां हैं, चुनाव चल रहा है आज आपके क्षेत्र में, कैसे तैयारियां हैं और क्या कुछ आप लोगों ने कर रखा है? चुनाव शांतिपूर्वक पूरे जनपद में चल रहा है। सब जगह जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हमारे भ्रमणशील हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तहसील लेवल पर भ्रमणशील हैं। पैरामिलिट्री की फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी है। तो शांतिपूर्वक चुनाव लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गया चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और हमें उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक शांतिपूर्वक ही मतदान संपन्न हो। जो वैलिड आईडीज़ हैं उन सभी पर वोटिंग जो है अलाउ की जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी। जंग जारी है और इस बीच नोएडा से खबर, दादरी में पोलिंग बूथ पर पब्लिक का हंगामा और पुलिस आईडी चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को भगा रही है, ये आरोप लगा है। और सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि आईडी को लेकर के किस तरीके से अब जो है पुलिस वो भगा रही है। सपा समर्थित बूथों से भगाए जा रहे हैं लोग और बीजेपी प्रभाव वाले बूथों पर पुलिस दूर बैठी है, ये राजकुमार ने कहा है। और सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ट्वीट भी किया है। और नोएडा से खबर, दादरी में पोलिंग बूथ पर पब्लिक ने किया जमकर हंगामा, जहां पर आईडी चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को भगा रही है पुलिस और पुलिस पर सीधा आरोप लगाए। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पुलिस पर लगाए हैं आरोप कि आईडी चेकिंग के नाम पर
वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस गुमराह कर रही है और पुलिस भगा भी रही है। और इस बीच पब्लिक ने भी जम करके हंगामा किया और जहां पर बीजेपी प्रभाव वाले बूथ हैं वहां पर पुलिस दूर बैठी है। तो सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने यह आरोप लगाया। बड़ी खबर इस वक्त की, निकाय चुनाव की एक तरफ जंग जारी और दूसरी तरफ लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो पुलिस आईडी चेकिंग के नाम पर मतदाताओं को भगा रही है, जबकि ये बीजेपी वर्सेस सपा की साफ तौर पर लड़ाई नजर आ रही है, जहां पर जो प्रत्याशी पर आरोप भी लगे हैं और सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी प्रभाव वाले बूथों पर पुलिस दूर बैठी है। राजकुमार भाटी ने साफ तौर पर कहा। तो निकाय की जंग में हर वो अपडेट जो आपको पहुंचा रहे, जो सीधे तौर पर आपसे सरोकार रखता है। रजा रिजवी साहब लगातार जब वोटिंग पड़ रही है और ये सब, चाहे वो ईवीएम की खराबी को लेकर के बात करें, चाहे वो तमाम सारे दौरों को लेकर की बात करें, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा कि जो भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो हंगामे की तस्वीर नजर आई, लेकिन उससे पहले हाथरस की ओर रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता शमी गौतम जुड़ गए हैं। शमी गौतम, अगर हाथरस को लेकर के बात करें, वहां पर सुबह भी कुछ ऐसी ईवीएम की गड़बड़ियों की भी खबरें आई थी, फिलहाल अभी सारी चीजें दुरुस्त चल रही हैं, सब ठीक ठाक है ना? जी बिल्कुल, यहाँ ईवीएम की कोई भी गड़बड़ी अभी तक नजर नहीं आई है। 2 नगरपालिका और 7 नगर पंचायतों से लगातार हमारी इन्फॉर्मेशन सब लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन कुछ बसपा के एक प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशियों का यह आरोप है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ रहा है उस जगह प्रशासन और जिला प्रशासन साथ ही पुलिस पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है, लेकिन कुछ जगह उनको चेक इन के नाम पर और चेक इन के नाम पर, आईडी के नाम पर, आधार कार्ड नाम पर भगाया जा रहा है। तो ये आखिरकार कौन सा दबाव है और ये क्या है? ऐसा भूरा के नगला और तरफरा रोड, कम से कम 4 क्षेत्रों की ये जानकारी हमारे पास है। लेकिन हम इस समय खड़े हुए हैं तमनाईगढ़ी कॉलेज पर और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी और जो नगर पालिका के अंतर्गत बूथ हैं वहां एक आध 2 जगह ये सूचना आ रही है। जी, आप जहां पर खड़े हैं शमी गौतम, वहां तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आसपास के बूथों पर कैसी खबरें आ रही हैं? वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर वोट डालने के लिए? क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता है कि महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सभी लोग और कुछ लोग विकलांग भी आ रहे हैं, पाए जाए वो भी लोग आ रहे हैं, लोग उनको लाकर मदद कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर लोग अपना वोट डालने के लिए यहाँ सुबह से 7 बजे से लगातार आ रहे हैं। काफी बड़ी भीड़ है सुबह से और यहाँ पर मतदान प्रतिशत भी लगभग 9 बजे तक 9 से 9.5% था नगर पालिका। चलिए, उम्मीद की जा सकती है 9 बजे तक लगभग 9% और धीरे धीरे ये मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। शमी, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक आप पास जरा आप भी बूथों का जायजा लीजिए, वहां पर और क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, अपने दर्शकों को बता रहे। निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी, दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान और 13 मई को आएंगे नतीजे, लेकिन 7 नगर निगमों की सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने शहर का अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि आपके शहर की सरकार है और आपकी सरकार है। आज आपका दिन है, आप वोटिंग जरूर कीजिए अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है। रिजवी साहब, सर अभी जो ग्रेटर नोएडा की ब्रेकिंग न्यूज अभी दिखाई थी, किस तरीके से जो आरोप लगे प्रशासनिक मशीनरी पर कहीं ना कहीं कि पुलिस किस तरीके से विरोध करे, ऐसी खबरें इलेक्शन के समय आ रही हैं, जरा इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, जैसे उन्होंने बताया आपके जो है पत्रकार ने कि साहब पुलिस रोक रही है, कर रही है और आईडी चेक कर रही है। इसका तरीका ये, अगर लोग आ रहे हैं तो वहीं बैठ जाएं और बैठ के बाद सबके पास मोबाइल सिस्टम है, ऊपर के अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को, पुलिस के ऊपर के ऑफिसर्स को फ़ोन करें कि साहब फलाना आईडी चेक कर रहा है, ये हम लोग सब 10 लोग यहाँ 15 लोग बैठे हुए हैं, हमें वोट नहीं जाने दे रहा है। तो क्या है, फिर उसके बाद जो है उनको वोट जाने देंगे। तो आदमी अगर वोट देना चाहेगा और अगर उसका उसमें नाम है, जो कि अभी देखा इटावा के डीएम कह रहे थे कि साहब वो 15 जो कार्ड हैं, अगर परिचय पत्र वो अगर दिखा देगा तो वोट दे देगा, उन्होंने कहा। तो इस तरीके से हमें लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है जागरूक। लेकिन आपने कभी आलोक जी बहुत अच्छी बात कही थी, उस पर मैं आधे सेकंड में बात करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि कूड़ा उठाने के लिए, उसके लिए जो है कोई बजट की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि अभी नवल जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब वो बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री जी ने और डिजिटल इतना वो कर दिया है, तो उससे लोगों को जो है राहत हो रही है। और ये सही है कि जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है उस पर अगर आप ट्वीट करें या उस पर आप कुछ कहेंगे तो उस पर फौरन एक्शन होता है। कहीं ना कहीं जैसे आपने कोई शिकायत की, फौरन वहाँ से एक्शन होता है। तो उससे क्या है कि जनता में अवेयरनेस आती है, जनता कोई परेशानी होगी फौरन जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पे अपना दे देगा, क्योंकि भाई उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उस पर जो चीज़ है जांच में आ जाएगा।
लेकिन बहुत सी एजेंसियां ऐसी हैं, जैसे आपने कहा कूड़ा उठाने वाला, अब मान लीजिए कूड़ा उठाने वाले हमारे यहाँ कूड़ा 5 दिन नहीं आया तो हम किसको कहें? तो अगर हमने मान लीजिए उनके पोर्टल पे, उनके फोन पे, किसी पे हमने कहा अगर उठने के बाद कार्रवाई ठीक है। हाँ। आम जनता में यह होता है कि अगर फोन कीजिए वो 5 बार नहीं उठा और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो धीमे धीमे लोग उस पर फोन करना भूल जाते हैं और कहते हैं क्यों अपना टाइम नुकसान करें। तो इस पर ध्यान देना है सरकारों को। बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं नवल जी भी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कूड़े का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है और राजधानी में समस्या तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं कैसी होगी। अब जैसे यहाँ का एग्जाम्पल दूं लखनऊ का, लखनऊ में जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था दे दी गई है किसी प्राइवेट फर्म को और जो शिकायत होती है वो सरकारी अधिकारी की होती है। मैंने कई अधिकारियों से बात भी की इस संबंध में। जैसे जल संस्थान की जिम्मेदारी है सीवर को लेकर के, अब सीवर की सफाई का जिम्मा जो है प्राइवेट कंपनी के पास है। अब शिकायत तो हम कर रहे हैं सरकारी पे और वो बेचारा कह ही सकता है अधिकारी कि भैया आप क्यों नहीं सफाई करवा रहे हैं। वो दबाव जो खुद के उनके कर्मचारी थे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे या वो दबाव बना सकते थे क्योंकि उनका लिखा पढ़ी में सब अधिकार उनके पास थे। अब जब प्राइवेट कंपनी के पास है तो वहां पे जो तैनात अधिकारी है वो कुछ कर भी नहीं सकता। जी बिल्कुल नवल जी, कभी लगता है सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से देखा जाए सब हवा हवाई है। कूड़े को लेकर के मैं बात करूं बस मैं आपसे ही कमेंट लूंगा एक, लेकिन बड़ी बात है घैला जहां पे कूड़ा किस तरीके से लेकर के होता है वहां पर क्षमता से ज्यादा जो है वो कूड़ा जा रहा है और देखिए आसपास के इलाकों में वहां पे पूरा उड़ता रहता है कूड़ा। ये ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। रिजवी साहब जी ये बिल्कुल सही है, कूड़ा जो खुले में उड़ता रहता है सड़क पे जाता है उस पर ढक के कूड़ा जाना चाहिए। सीवर की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सीवर ये जो हमारे नवल भाई ने कहा है सही है, प्राइवेट संस्था करती है। हमने भी सीवर सफाई के लिए प्राइवेट संस्था में दे दिया, मेरे यहाँ सीवर ठीक हो गया। 5 दिन के बाद फिर वो लोग आ गए और कहीं साहब आपके यहाँ नंबर, आपके यहाँ सीवर, हमने कहा ठीक हो गया। फिर 6-8वें दिन बाद फिर आ गया। तो हमें लगता है कि सीवर का जो ठेका है, सीवर सफाई का, उनको एक सफाई का ठेका मिलता है कि इसका इतना पैसा मिलेगा। जब एक सीवर हमारा ठीक हो गया फिर उसके बाद आप 5 दिन लगातार 5 दिन आए फिर आए और लेके आए पट्टी, इसके मतलब वो ठेकेदार जो है बार बार का कहीं ना कहीं पैसा ले रहा होगा। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, कुल मिलाकर के हर सूरत में तस्वीर जरूर बदलनी चाहिए और हमें आज अपनी जागरूकता का भी परिचय देना है। इटावा एसएसपी संजय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर क्या रहा लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से है यहाँ इटावा में और क्या तैयारियाँ की? देखिए आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। हम लोग कम से कम 15 से 20 सेंटर चेक कर चुके हैं और सभी जगह हमारी जो पार्टियां हैं, जो हमारी पुलिस पार्टियां हैं, जो हमारे मोबाइल्स हैं, जो सेक्टर मोबाइल हैं, जोनल मोबाइल हैं और जो हमारे ऑफिसर्स की मोबाइल है, थाना मोबाइल है, सभी 5-5 मिनट पर हर सेंटर को सुपरवाइज कर रही है और हम लोग उसको ब्रीफ भी कर रहे हैं। जो लोग लाइन में लगे हुए सबको ब्रीफ कर रहे हैं कि कोई मोबाइल लेकर नहीं अंदर जाएगा, कोई असला लेकर अंदर नहीं जाएगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पास आई हुई है, हाफ सेक्शन पीएसी हमने 44 स्थानों पर इसलिए दिया है जो संवेदनशील और असंवेदनशील प्लस वाले में है। बाकी ऐसे स्थान जहां पर हमें लगता है कि कुछ संवेदनशील चाहे एक बूथ का ही क्यों ना हो, हमने सब इंस्पेक्टर दे रखा है वहां पर और इस प्रकार से हमने हर बूथ को जैसी उसकी संवेदनशीलता के आधार पर उसका निर्धारण करके वहाँ का व्यवस्थापन किया। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, इटावा। आज जनपद बलिया में नगर निकाय निर्वाचन के अंतर्गत मतदान पड़ रहा है। जनपद के सभी बूथों में मतदान प्रारंभ हो गया है और सभी बूथों में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जनता से कोई अपील सर? मैं आज बलिया के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अधिक से अधिक मतदान करें। सर जो गड़बड़ी फैलाने वालों को कोई संकेत? देखिए हम लोगों ने बहुत पहले सभी थाना क्षेत्रों में भी जाके इसकी समीक्षा किया था। चुनाव प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान करेगा या कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोई किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे।